नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4th है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1950। ये दोस्त हमारा जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज मैं वो आपको कवर करवाऊंगा। इससे पहले इसकी फर्स्ट पार्ट आ चुकी है, आई होप आपने उसको देख लिया होगा, जिससे कि आपके सभी बेसिक प्रिंसिपल कवर हो जाएंगे। इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ब्रीफली में मैंने आपको समझा दिया था, और मैंने आपको ये कहा था कि आप नोट्स ले लीजिए ताकि उससे पढ़ लीजिएगा आप। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो इस सब्जेक्ट के दोस्तों नोट जरूर ले लेना। आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी में से पूरा पेपर आपका आने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके पूरे सिलेबस के अंदर चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और पॉसिबिलिटी कौन कौन से क्वेश्चंस की आने की है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है पहले, ये चैप्टर आपका फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में से देखो, मैंने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बनाकर उसको और में लिख दिया है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो सेम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में है ये, ठीक है। तो आज मैं स्लाइड्स के रूप में आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी आपको जो मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया आप उससे पढ़कर और नोट्स से पढ़कर आप इजीली इसको निकाल दोगे पेपर का। बहुत ईजी पेपर हमारा ये। देखो, 18वीं शताब्दी में ये जो क्वेश्चन देखोगे आप, 18th सेंचुरी के अंदर इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, या इंडियन जो इकोनॉमी थी, या दोस्त आप कह सकते हो कि 18th सेंचुरी के अंदर भारत की मुख्य विशेषता क्या थी, आखिर उस टाइम भारत की कंडीशन क्या थी, आपको पूरा ये बताना है। तो देखो, जैसे मुगल एम्पायर से चेंजेस होकर टाइम पीरियड अब थोड़ा चेंज हो रहा था, तो पूरा वो हमारा टाइम था इसके अंदर। तो ये सभी क्वेश्चन सेम है, तो चारों क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से बता दिया आपको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पे देख लीजिए, ताकि बाकी ये जो स्लाइड्स दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन वाली, इसके लिंक मैं नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप सभी को, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। लेकिन इनके बता देता हूँ मैं, आज इन सब का आंसर्स भी बताऊंगा, प्लस आप नोट्स भी एक बार रीड आउट कर लेना। एंड इसमें से जो एक क्वेश्चन है आपका भारत की मुख्य विशेषता वाला, जो क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, बंगाल पर ब्रिटिश विजय अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों का परिणाम था। यानी कि जो गुलाम बना बंगाल, अंग्रेजों का पूरा अधिकार सिराजुद्दौला को हराने के बाद पूरा अंग्रेज भारत के भाग्य विधाता बन बैठे, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या था पूरा आपको इसमें ये बताना है। तो एक क्वेश्चन इसमें से बनता है हमारा, तो बंगाल विजय आखिर ब्रिटेन यानी अंग्रेजों की शुरुआत भारत में कैसे हुई। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर से हमारा ये क्वेश्चन आता है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन इसमें से बताया मैंने, एक क्वेश्चन आपको इसमें से बता दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका करना है। बाकी इसी क्वेश्चन को घुमा के और तरीके से पूछा जा सकता है, आपको मैंने यहाँ पे भी बता दिया है। तो कैसे घुमा के पूछा जाएगा, जैसे बंगाल की राजनीतिक प्रकृति क्या थी, है ना, बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के रिश्ते में तनाव क्यों उत्पन्न हुआ, क्या आप यह सोचते हैं कि नवाबों की व्यक्तिगत असफलता के कारण बंगाल में राजनीतिक रूपांतरण हुआ। तो इन सभी बातों को आपको यहाँ पे बताना है। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्त सिखों के ऊपर आएगा क्वेश्चन, तो एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इसमें, शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त आखिर क्यों लागू किया अंग्रेजों ने। तो मैं अब आपको इसका भी आंसर बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन दोस्तों स्थायी बंदोबस्त के ऊपर है, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन करने, 10 में से आपके दोस्त 8 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 8 में से 4 आपको करने होंगे। मैं 10 क्वेश्चन आपको इसमें से बता दूंगा आज, ठीक है। रियायतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त में क्या डिफरेंस है, ये भी दोस्तों एक क्वेश्चन है। एंड इसके अंदर कृषि का जो वाणिज्यकरण हो रहा है, यानी कि जो एग्रीकल्चर, उसका दोस्तों जो कमर्शियलाइजेशन किया था अंग्रेजों ने, कि नकदी फसलों को उगाओ ताकि हम उसको बाहर बेच भी सकें, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। एंड धन का निष्कासन जो थ्योरी है, दो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। धन का निष्कासन मतलब दोस्त अंग्रेज क्या करते हैं, भारत का जो भी कच्चा माल है या भारत से जो पूरा धन दौलत है उसको लूट कर वो अंग्रेज इंग्लैंड लेके जाते, और वहाँ पे अगर वो कच्चा माल लेके गए दोस्तों को, उसको बनाकर वो भारत के मार्केट में उसको बेच डालते। तो भारत से सभी वो धन दौलत या कह सकते हो कि बहुमूल्य वस्तुएं अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से निकाल कर निष्कासन करके, स्पेशली कह सकते हैं कि हम यहाँ से विड्रॉ करके वो कहाँ अंग्रेज अपने देश लेके चले गए। तो दोस्त धन का निष्कासन का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। इसका क्या योगदान है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लस 18वीं शताब्दी की दोस्तों क्रांति के कारण क्या हुए, आखिर परिणाम क्या हुए। मंगल पांडे की दोस्तों उस घटना के बाद जो पूरी क्रांति का बिल्कुल बच्चों का था, बट वो फेल हुआ, इसके अपने कुछ रीजन थे। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड समाज सुधारक वाला ये चैप्टर हमारा यहाँ पे आ गया, ज्योतिबा फुले और नारायण गुण। यहाँ पे दोस्तों मेनली जो यहाँ पे है ज्योतिबा फुले पे क्वेश्चन एक ना एक आ जाता है। क्लियर है। समाज सुधारक के रूप में महिलाओं में उनका योगदान, शिक्षा पे योगदान, प्लस भारत में महिलाओं के धर्म और स्थिति पर राजा राम मोहन राय के दोस्तों विचार बताना है।
जाति पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार बताना है। तो दोस्त इसकी वीडियो और इसकी वीडियो, इन दोनों की वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इन दोनों वीडियो को देख लेना। आखिर राजा राम मोहन राय जी के क्या विचार थी और डॉक्टर अम्बेडकर जी की जाति के ऊपर क्या विचार थी। तो इन दोनों वीडियो का लिंक नीचे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। प्लस कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई ये, ठीक है। एंड इसके बाद दोस्तों हमारा मेन जो आ जाता है, इसमें से एक भी क्वेश्चन मत करना आप। अंग्रेज अगर सत्याग्रह पे दोस्त कोई क्वेश्चन आता है, तो जैसे कि मान लो सविनय अवज्ञा पे आ गया, तो ये सब इजीली आप लिख सकते हो, ऑलरेडी आपने ये पढ़ा हुआ है टॉपिक ये। मेनली जो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना आप, ठीक है। तो ये संविधान सभा, संविधान की मुख्य विशेषता, भारत का विभाजन का कारण क्या है दोस्त, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एक, तो इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो टोटल दोस्तों मैंने ये जो सारे क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से ही आपका पूरा पेपर आने वाला है। अब क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं तो दोस्तों घुमा के देंगे, इतना ध्यान रखना। आप बच्चे नहीं हो यार कि मैं आपको डायरेक्ट ही बोल दूँ कि बस यही करके जाओ, रट के जाओ, बस क्वेश्चन आ जाएगा। अगर क्वेश्चन घुमा कर भी आता है तो आपको इजीली बस अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए कि समझ सके, अच्छा यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, ये क्वेश्चन आया तो बना बना के थोड़ा बहुत दोस्तों पॉइंट्स रटना मतलब कि उन पॉइंटों को रट कर जाओ, बाकी अंदर का बना कर लिख कर आओ, तो इस तरीके से आप इजीली कर आ जाओगे। तो ये सारे दोस्तों मैंने समझा दिया। चलिए अब हम अपने मेन स्लाइड्स के ऊपर आते हैं जो आपको मैंने पढ़ा। अब मैं आपको जा रहा हूँ पहले क्वेश्चंस के आंसर्स बताने के लिए। ये देखिए जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच क्या संबंध है। मैंने आपको बताया ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पूरी चैप्टर का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा ये। तो 18वीं सेंचुरी में भारत की जो मुख्य विशेषता है, यानी कि इंडियन कि जो मेन जो फीचर्स हैं है ना 18वीं सेंचुरी के अंदर, वो आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। चलिए एक बार हम इनका आंसर देखते हैं। दोस्तों हुआ ये था कि जब स्टार्टिंग आती है 18वीं सेंचुरी की, तो जब 18वीं सेंचुरी की बात करते हैं हम, तो हम दोस्त सन 1700 की बात कर रहे होते हैं। तो ये 1700 सन वो ईयर्स है, या वो दो साल था हमारा जब मुग़ल साम्राज्य अपने डिक्लाइन की ओर था, यानी कि ये पतन की ओर था। और अब मुग़ल की सत्ता जो है वो रीजनल पावर में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट होनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि मुग़ल एम्पायर का एंड होते जा रहा था और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी सारे परिवर्तन आ गए थे। तो दो चेंजेस आए थे 18वीं सेंचुरी के अंदर, मुग़ल एम्पायर का एंड हो जाना और भारत की देखो कोई एक बड़ी सी शक्ति, बहुत बड़ी पावर जो भारत को रेगुलेट कर रही है, अब वो पूरी ख़त्म होते जा रही है। तो जाहिर सी बात है दोस्त कि भारत के पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर भी चेंजेस आएंगे। तो ये दो पॉइंट्स आपके हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, आखिर मुग़ल सत्ता के पतन ने कई क्षेत्रीय शक्तियों को जन्म दे दिया। आखिर कैसे जन्म दिया, हम इसकी बात करते हैं। यानी कि द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल पावर गिव राइज टू मैनी रीजनल पावर्स। अब ये रीजनल पावर्स कौन से थे, हम पहले इसकी भी बात करेंगे। पहले हम इस टॉपिक को पॉइंट्स में समझते हैं। देखिए तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर देखो 1600 में इसकी स्थापना कर ली गई थी। लेकिन दोस्तों हम देखें जिस तरीके से 1633 के अंदर ये भारत के अंदर मतलब कि जिस तरीके से अपना पाँव पसारा, ये आगे चल के बढ़ते चली गई। 1720 के बाद क्षेत्रीय राजनीति में दोस्तों स्थिरता दिखाई गई, यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया, विलय की नीति ने अपनाई और इस विलय की पॉलिसी के तहत, यानी कि सहायक संधि करते थे वो, और स्टेट को अपने फेवर में लेकर उनके सारी जो पावर्स है वो अपने पक्ष में कर लेते थे। तो अंग्रेजों की ये सबसे बड़ी पॉलिसी रही दोस्तों सहायक संधि, ठीक है। एंड भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के बीच जो संबंध है ये भी बहुत अच्छे थे हमारे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्त भारत का व्यापार हिंद महासागर, अंटार्कटिक और अटलांटिक दोस्तों होते हुए, प्रशांत महासागर होते हुए यूरोप और मध्य एशिया से भारत के व्यापार हुआ करते थे। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। भारत के जनजीवन के सभी क्षेत्रों में दोस्त उस टाइम बहुत मतलब देखो मुगलों की हालत ख़राब थी उस टाइम। औरंगजेब के मर जाने के बाद 1707 के अंदर 17 साल दोस्तों औरंगजेब मर गया था। उसके बाद तो पूरी हालत यानी कह सकते हो कि सेंट्रल पावर कमज़ोर हो गई थी। जब तक मुग़ल पावर में थे, सेंटर में थे, अंग्रेज़ों की दोस्तों बस की नहीं थी कि वो भारत को गुलाम बना ले। अब जैसे सेंटर पावर कमज़ोर होते चले गए, उसके बाद अंग्रेज़ पावरफुल होते चले गए और रीजनल सेक्टर्स के अंदर भी वो आगे चल के एक्सपेंड यानी कि बढ़ते चले गए। तो इस तरीके से भारत के जो लोग हैं उनका भी जीवन का यापन का तरीका एग्रीकल्चर पे भी मेनली दोस्तों वेस्ट था वो, और उसके बावजूद भी कई बार अकाल आ जाना, सूखा बाढ़ पड़ जाना, तो उसमें भी काफ़ी कंडीशन ख़राब हो गई थी हमारे भारतीय किसानों की। भारत ने कृषि उत्पादन के साधन में दोस्तों कोई परिवर्तन ही नहीं किया था। जो तकनीक वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे जा रहे थे और पश्चिमी जो देश कर रहे थे, बट वो भारत में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो राज्य परिवारों के जो बादशाह हैं वो आपस में युद्ध में लड़ते आए। अब ज़रा दोस्तों एक एग्जांपल बताता हूँ मैं इस कंपटीशन के अंदर। जैसे कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने जब भारत पे आक्रमण किया दोस्तों, काफ़ी लूटपाट की और काफ़ी भारतीय लोगों का शोषण भी किया गया। तो इस टाइम के राजा ही उत्तराधिकारी के लेकर कि मैं अब राजा बनूंगा, मैं अब राजा बनूंगा, इसके लेके दोस्तों अब लड़ते रहते थे। तो वॉर्स ऑफ सक्सेशन दोस्त काफ़ी एक मेन पॉइंट है 18वीं सेंचुरी की। एंड भारतीय कृषकों की जो आर्थिक स्थिति दोस्त वो काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि 18वीं सेंचुरी एक वो टाइम पीरियड है
जब पावर तो चेंज हो रही है, लेकिन दोस्त इस टाइम पे भी एक जो एग्रीकल्चर के जो साधन है उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे भारतीय किसानों पे पड़ा। 18.8 पॉइंट क्या है, व्यापार और उद्योग की दृष्टि से भी कोई प्रगति नहीं हुई है दोस्त। अगर हम देखेंगे तो इस टाइम पर राजनीतिक स्थिरता थी। राजनीतिक स्थिरता मतलब कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी था। एक ऐसा कोई सेंट्रल पावर नहीं था जो बिल्कुल स्टेबल हो, है ना, यानी कि कोई पावरफुल दोस्त या कोई स्थायी परमानेंट नहीं था, आप इस तरीके से कह सकते हो। क्योंकि मुगलों के ख़त्म हो जाने के बाद, औरंगजेब के बाद दोस्त जितने भी राजा बने वो सब राजा योग्य कहलाए। उनके पास इतनी भी पावर नहीं थी, दोस्त धन पूरा खाली था कि वो मुगलों की तरह पूरी सत्ता को मैनेज कर पाए। अब चाहे दोस्त जैसे भी वो पता, बट वो नहीं कर पाए। जगह जगह पे दोस्त रीजनल पावर्स खड़े होते चले गए और वहाँ पे सिविल वॉर होने लग गया, गहरा युद्ध होने लग गए। और इसी बीच का फ़ायदा उठा के दोस्त विदेशी आक्रमण, यानी कि अंग्रेजों ने भी भारत के ऊपर अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया। इसका दोस्त मेनली जो इफेक्ट पड़ा वो भारत की इंडस्ट्री पे पड़ा, जिसका कोई विकास नहीं हो पाया। और भारत के अंदर अलग अलग इस राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया। ये वही स्वतंत्र राज्य थे जो कहते थे कि अगर भारत के अंदर इस राज्य से इस राज्य में कोई ट्रेड होता है तो इस राज्य को भाई टैक्स देना पड़ेगा, तभी ट्रेड कर सकते हैं। दोस्त यही आके रजवाड़े कहलाए, है ना, देश प्रिंसली स्टेट कहलाए। ठीक है, तो स्वतंत्र राज्य आगे चल के बनते चले गए। और अब देख सकते हो आप इस तरीके से भारत की पूरी कंडीशन ही चेंज होते चले गए। तो 18वीं सेंचुरी की पूरी बात है ये। तो दोस्त विदेशी आक्रमणकारियों ने भी संपन्न नगरों को खूब लूटा दोस्तों। तो आप देखिएगा यहाँ पे तो नादिर शाह, और अगर हम अहमद शाह की बात करें तो नादिर शाह ने दोस्तों जहाँ दिल्ली को लूटा, वही अहमद शाह ने दोस्त उस भारत के नॉर्थ और वेस्ट पार्ट को खूब दबा के लूटा। तो इस तरीके से भारतीयों के अंदर जो अनेकता की भावना थी, इसका फ़ायदा दोस्त, जब कहते नहीं कि जब आपके घर में लड़ाई हो रहा है तो पड़ोसी फ़ायदा उठाएगा, सेम वही घटना भारत के साथ हुई। तो सभी कार्य, व्यापार और उद्योगों को नष्ट करने वाले दोस्त यहाँ पे एक्टिविटी की गई। और 18वीं सेंचुरी में इकोनॉमिक दृष्टि से दोस्त भारत काफ़ी कमज़ोर होता चला गया था। और कह सकते हो कि स्टेबिलिटी जो थी वो हमारी इकोनॉमी में नहीं दिख रही थी इस टाइम। लेकिन दोस्त अगर हम मेन बात करें यहाँ पे कुछ सेक्टर के अंदर, जैसे कि समुद्री जहाज़ों का निर्माण भारत सबसे ज़्यादा करता था और भारत समुद्री जहाज़ को यूरोप को बेचा करता था। तो इससे जो पैसा आता था वो इस हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा बूम अप मिला, इससे थोड़ा सा हमें इससे फ़ायदा मिला इसका। ठीक है, लेकिन आगे चल के दोस्तों जो इकोनॉमिक कंडीशन थी भारत की वो कमज़ोर इसलिए हो गई क्योंकि अमीर अमीर और गरीब गरीब होते चले गए। भारत में दोस्त कुछ ही लोग अमीर थे, बहुत सारे लोग गरीब थे, जो किसान और हम आप जैसे आम लोग हुआ करते थे। तो ये दोस्त ये अमीर तो चाहे अंग्रेज़ों के साथ या राजा के साथ मिलकर रहते थे, लेकिन ये कुछ ही लोग थे। अब जो हैवी टैक्स होता था दोस्त वो गरीब लोगों को देना पड़ता था। इस वजह से भारत की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब थी भाई। 18वीं सेंचुरी के अंदर सोशल और कल्चर चेंज जो दोस्तों हुए, उसके वजह से भारत के अंदर कई ज़्यादा गिरावट आए। यानी कह सकते हो कि भारतीय समाज के अंदर दोस्तों जो जाति प्रथा थी और जो कठोर नियम थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसने भी समाज को पूरा जकड़ा हुआ था। अपने आप में ही अनटचेबिलिटी का दोस्तों जो घटना है, ये सती प्रथा जैसी बातचीत है समाज में दोस्तों, ये भी उस टाइम विद्वान थी। वो तो 1829 में जाकर राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जब दोस्त ख़त्म करने की बात की। लेकिन इससे पहली कंडीशन हमारे समाज की भी कुछ अलग ही थी। आप है ना, जाति प्रथा काफ़ी कठोर था उस टाइम पे, काफ़ी मतलब रिजिड था कास्ट सिस्टम भारत के अंदर। और इस तरीके से हम बात करें तो 18वीं सेंचुरी के अंदर जो अमीर गरीब का दोस्तों जो कंसेप्ट है, इसमें जो उच्च वर्ग के लोग, इनका नैतिक गिरावट हो चुका था। नैतिकता इन्होंने पूरी खो दी थी अपनी जो मोरालिटी है। क्यों? क्योंकि तो देश से लगाव ना करके ये अंग्रेज या विदेशी से लगाव करते अपने बस पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से। यही दोस्तों मेन रीज़न है कि भारत की जो आज़ादी है वो 1857 में ना होकर एंड दोस्त से 1920 में या 1920 में ना होकर, जब दोस्तों ऐसा ही आंदोलन स्टार्ट हुआ 1947 में हुआ। भारत के पास दोस्तों कई ऐसे मौके आए, बट भारत के ही गद्दारों की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हम दोस्त एंड में कह सकते हैं कि भारत ने अपने इस तकनीक और विज्ञान में जो सफलता हासिल नहीं करी, ये भारत की सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि दोस्त अगर तकनीक और विज्ञान की सफलता हमें भी मिलती तो टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में हम डेवलपमेंट कर पाते। भारत के दोस्तों जो इकोनॉमी है वो ठीक हो पाती, सेना भी ठीक हो पाती, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, यानी कि दोस्तों जिस तरीके से भारत पर आक्रमण करके लूटा गया, फिर दोस्तों अंग्रेज आए तो 200 से 250 साल तो अंग्रेजों ने फुल दबा के भारत को लूटा। इससे पहले दोस्तों कई आक्रमणकारियों ने भारत को लूटा। तो भारत की दोस्त कंडीशन जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाली जो भारत का नाम था, उस सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया दोस्त इन विदेशी आक्रमणकारियों ने। तो भारत के अंदर भी अगर 18वीं सेंचुरी की बात करें हम, तो परंपरा को काफ़ी फॉलो किया जाता था। यानी पूरी सोसाइटी हमारी कस्टम पे चलती थी, ट्रेडिशन पे चलती थी कि भाई कस्टम ये है जो बूढ़े बुजुर्ग बना के गए हुए हैं, हम उसको ही फॉलो करेंगे। तो समाज थोड़ा रूढ़िवादी था, यानी कंजर्वेटिव था। तो इसको चेंज करना काफ़ी जरूरत था। ये हमारे 18वीं सेंचुरी के फीचर्स थे। ठीक है, सारे पॉइंट सिंपल आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के। आखिर मुख्य कारण क्या है? आखिर मुगल साम्राज्य पतन क्यों हुआ, क्यों डिक्लाइन हुआ मुगल साम्राज्य? देखिए दोस्तों,
1526 की बात है, जब पानीपत का प्रथम वॉर हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ, यानी कि सबसे पहला बैटल हुआ था पानीपत का। तो बाबर ने दोस्त किसको, लोधी वंश यानी कि लोधी डायनेस्टी के दोस्त इब्राहिम लोधी को हरा दिया। और उसके बाद जैसे इब्राहिम लोधी हारा तो बाबर के द्वारा ये मुगल साम्राज्य की दोस्तों नींव रखी गई और 1526 से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। लगभग 200 वर्षों तक दोस्तों मुगलों ने भारत के ऊपर राज किया। हुमायूं के समय में साम्राज्य में थोड़ा सा संकट आ गया था, उसी बीच में हुमायूं को हराकर शेरशाह ने मुगलों की सत्ता ले ली अपने हाथ में। लेकिन दो शेरशाह की मतलब कि मर जाने के बाद वापिस से हुमायूं आ गया। पर अगर मैं एक बात दोस्तों यहाँ पे बताऊँ कि अकबर मुगलों के अंदर या मुगल साम्राज्य के अंदर अकबर के टाइम पे जो विकास हुआ, इसलिए अकबर को बाकी मुकाबले जितने भी शासक रहे तो उसके मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर माना गया इसके शासन को, क्योंकि इसने जजिया कर वगैरह हटा के थोड़ी सी उदारता की नीति अपनाई। जहांगीर और शाहजहां के काल में धार्मिक और राजपूतों की जो नीति थी तो उसमें चेंज किया गया। मुगल साम्राज्य की एकता और सुदृढ़ता, यानी तो जिस तरीके से आप कह सकते हो कि जो मजबूती है वो औरंगजेब ने वो एक लंबे टाइम तक बना के रखा। बट औरंगजेब के जैसे मरा दोस्त उसके बाद ये डिक्लाइन होते चला गया। 1707 में दोस्त मुगलों की जो सेना थी वो काफ़ी मजबूत थी, है ना, औरंगजेब के जैसे मरने के टाइम पे। लेकिन जैसे ही दोस्त ये मरा उसके बाद तो यार जितने भी जो रीजनल है ना, यानी कि रीजनल पावर्स हैं या सूबेदार हैं, ये तो चौड़े हो गए, अपने आप में पावरफुल बनने लगे। उसके बाद दोस्तों हुआ ये कि जब 1707 के अंदर पानीपत का जब थर्ड वॉर हुआ था, इस वॉर के अंदर अहमद शाह अब्दाली दोस्तों जो है और वो मराठा के बीच में दोस्तों जब ये वॉर हुआ था, उस बीच की इस घटना के टाइम, इसी टाइम पे भारत की पूरी अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया था। क्योंकि इस टाइम पे हुआ ये, क्योंकि दोस्तों रीजनल्स पावर है वो राइज हो रहे थे, मुगलों को टक्कर मिला इससे। उसके बाद जो भी राजा बनते हैं मुगलों के, वो सब के सब कमजोरी होते हैं इतनी कि वो सेंटर पावर या सेंटर अथॉरिटी को संभाल सके, ऐसा हुआ नहीं। अब आगे चल के बात करते हैं आखिर वो कौन से पॉइंट है जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन वजह से मुगलों का पतन हो गया, वो खत्म से हो गए। सबसे पहला पॉइंट है दोस्त उत्तराधिकार संबंधी सुनिश्चित नियमों का अभाव, यानी कि दोस्त लैक ऑफ डेफिनेट रूल्स ऑफ सक्सेशन। कोई भी नियम नहीं था उत्तराधिकार का। आखिर उत्तराधिकार कौन बनेगा राजा के मर जाने के बाद। जैसे कि दोस्त हम सब जानते हैं कि औरंगजेब ने अपने बाप शहंशाह को दोस्तों मारा एंड दोस्तों अपने भाइयों तक को इसने मार दिया ताकि बस औरंगजेब राजा बन सके। तो औरंगजेब की इस प्रथा को ख़त्म नहीं किया गया। इसके मर जाने के बाद, औरंगजेब के मर जाने के बाद जितने भी आगे राजा बने उन सब ने दोस्त इस कस्टम को आगे बढ़ाया। उनका भी यही कहना था भाई कि बस हम भी अपने भाइयों को मार के राजा बन जाएंगे। आगे चल के दोस्तों प्रशासनिक और राजनीतिक कारण बन गया हमारा ये कि उत्तराधिकार कोई हुआ नहीं, भाई भाई को मार के राजा बन जाता। दोस्त अब हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी। दोस्त आप यहाँ पे देखिए मुअज्जम दोस्तों बहादुर जो राजा बना था, क्या नाम था इसका, मुअज्जम। ये दोस्त औरंगजेब के बाद का मतलब कि राजा है मुअज्जम। ये इतना कमज़ोर था दोस्तों उस टाइम ये कि उस टाइम पूरा देखो पूरा जो फंड है, पूरा देश का जो पैसा है वो खाली खोखला हुआ पड़ा था। तो इसके टाइम पे जो भी शासन इसको मिला इसने इसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। तो मुअज्जम जो मोहम्मद दोस्तों बहादुर है, इसके टाइम पे कह सकते हो कि जो इसकी कमज़ोरी, इसका फ़ायदा और रीजनल पावर्स ने उठाया। और उसके बाद दोस्तों मुग़ल सरदारों में भी एक मतलब कि गुस्से की भावना थी। मुग़ल सरदारों ने क्या किया, क्योंकि उसके टाइम पे औरंगजेब के टाइम पे दोस्तों कई क्रूर व्यवहार किए जाते थे, गलत व्यवहार किया जाता था, कोई राइट्स नहीं दिए जाते थे और काफ़ी अत्याचारी शासक माना जाता था दोस्तों औरंगजेब को भारत के अंदर। अब इसके बाद दोस्तों हुआ ये कि जो रीजनल पावर जो सरदार हुआ करते थे उन सब ने विद्रोह कर दिया। मनसबदारी प्रथा में दोस्तों बार बार चेंजेस किए गए, जैसे कि अकबर ने मनसबदारी प्रथा को दोस्तों स्टार्ट किया था, मनसबदारी जो सिस्टम है। और औरंगजेब ने क्या किया, मनसबदारी का संख्या को बढ़ा के इसकी दोगुना कर दिया। बट दोस्तों इसने लोगों को तो बढ़ाया। मनसबदारी मतलब दोस्तों आप समझ सकते हो सेना जो राजा की हेल्प करती थी। तो हुआ ये कि इसकी संख्या तो बढ़ा दी, इसके तो मतलब कि जो नंबर्स ऑफ मनसबदारी हैं उसकी नंबर तो बढ़ा दिया इसने औरंगजेब ने, बट उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई। अब आगे चल के तो जैसे ही औरंगजेब मरा तो लोग इन मनसबदारों ने जागीर की मांग करनी स्टार्ट कर, जागीर मतलब लैंड ज़मीन, उनकी डिमांड कर दी इन्होंने भाई। जब इनको नहीं मिला तो भ्रष्टाचार फैलना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही देखते देखते मुगल साम्राज्य पूरा पतन की ओर चला गया, कमज़ोर पड़ गया पूरा। एक पॉइंट क्या है, निरंकुश शक्ति पर आधारित साम्राज्य। देखो राजा मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक भी नहीं सुनता था, कोई सजेशन नहीं लेता था, जनता की इच्छाओं को पूरा करता नहीं था, सेना पे ज़्यादा पैसा खर्च करता था, मिलिट्री पे ज़्यादा पैसा खर्च करता था और जनता के कल्याण के लिए दोस्त पैसा लगाता ही नहीं था। अब होता क्या भाई, जनता बहुत नाराज हुई, विद्रोह हुआ, मुगल साम्राज्य खत्म होने की कगार पे आके चली गई। 6 पॉइंट क्या है, मुगल सेना का पतन हो गया, यानी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल आर्मी।
तो इतने पैसे लगाए थे मुगलों ने अपनी सेनाओं के ऊपर। तो अब जैसे ही औरंगजेब मर गया भाई, तो उसको पैसे तो चाहिए चलाने के लिए, पहली चीज़ तो ये। लेकिन आगे चल के हुआ कि मुगलों की सेना में आपस में टूट पड़ गई, ख़त्म हो गया मुगलों की सेना भी। मोहम्मद शाह की अकुशलता देखो दोस्तों, मोहम्मद शाह ने, अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं, तो भारत के ऊपर लगभग इसने 30 सालों तक राज किया मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह का दोस्त एक वजीर था जिसका नाम था निजातुल मुल्क। ये वजीर वही वजीर है यार जो मोहम्मद शाह को सजेशन दिया करता था कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। काफ़ी मतलब कि काबिल काबिल इंसान था दोस्तों निजातुल मुल्क, जैसा बताया जाता है। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया, निजातुल मुल्क के साथ इतना तगड़ा व्यवहार किया कि इसको भगा ही दिया। और जैसे ही दोस्त, ये वजीर मतलब मंत्री सिंपल, ठीक है। अब इसको भगा दिया भाई। तो निजात उल मुल्क को इसने भगाया, उसी दिन से उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई मुगलों साम्राज्य की, ख़त्म हो गया दोस्तों। ये सबसे बड़ा रीज़न बन गया, क्योंकि आगे चल के जो भी शक्तिशाली सूबेदार बने, शक्तिशाली सूबेदार जैसे कि बंगाल, पंजाब, हैदराबाद, अवध हो गया, इन सभी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। भाई हम तो नहीं है मुगलों के अंडर में, हम पे कोई मुगलों का राज नहीं है। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ऐसा नहीं है कि तो साम्राज्य बहुत छोटा था मुगलों का, बहुत बड़ा साम्राज्य था, है ना। यानी कि कह सकते हो कि साम्राज्य की विशालता की वजह से, जिसमें दोस्त अगर आपने कृष्णदेव राय जी का नाम सुना होगा विजयनगर साम्राज्य के अंदर, तो बीजापुर और गोलकोंडा तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था मुगलों का। अब इतने बड़े साम्राज्य को दोस्तों चलाने के लिए पैसा तो चाहिए भाई, है। तो उस पैसे को कहाँ से लाएंगे जब खजाना खाली है? तो जितने भी आगे राजा बने, एक तो वो कमज़ोर, कमज़ोर होने के साथ साथ दोस्त खजाना है नहीं, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, मनसबदारों ने एक अलग ही दोस्त वहाँ पर लोचा कर रखा है, यानी कि विद्रोह कर रखा है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम के साथ आगे एम्पायर चल ही नहीं सकता था भाई। तो अनसर्टेनिटी के माहौल में हम आगे करेंगे कैसे भाई? शांति होनी चाहिए, वो ऐसा हुआ नहीं भाई। आगे चल के इसका पतन होता चला गया। 10 पॉइंट क्या है कि मुगल सम्राटों का व्यक्तित्व व चरित्र जो था वो भी एक राजतंत्र जैसा था। वो दोस्त तानाशाही सा व्यवहार करते थे। जैसे कि दोस्त औरंगजेब की बात कही हम, तो जिस तरह उसने नॉन मुस्लिम के साथ जो उसने ट्रीट किया, वो उससे वजह से भी जनता काफ़ी नाराज़ थी उस टाइम पे। लोकहित का अभाव था, जनता के लिए कोई काम नहीं होता था, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए दोस्त लोग ध्यान देते ही नहीं थे ज़्यादा। एंड मराठों का दोस्तों उत्कर्ष हुआ, जब मराठों का राइज हुआ आगे चल के, तो मराठों ने दोस्त आगे चल के मुगलों को हराया। और इस बात को तो हम अच्छे से समझ ही सकते हैं। लेकिन दोस्त जो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो बड़ी कट्टर थी, क्योंकि नॉन मुस्लिमों को इसने जजिया कर के माध्यम से उनका टैक्स लिया, तीर्थ यात्रा ट्रैवलिंग का टैक्स लिया इसने, हिंदू मंदिर को दोस्तों तोड़ डाला इसने, जजिया कर लगा के इसने पहले ही अपमान कर लिया था। कुछ पदों पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही बैठ सकते थे, मुस्लिम कोई से ये नॉमिनेट करता था, हिंदू या दोस्त अलग धर्म के कोई नहीं हो सकते थे। प्लस इससे सिर्फ मुस्लिम, तो देखो मुस्लिम को इसने प्रमोट किया, बट हिंदू के साथ साथ दोस्त इसने शिया और सूफी जो मुसलमान हैं वो भी इससे काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि इनके साथ भी ये दोयम दर्जे का व्यवहार किया करता था। 14 पॉइंट क्या है कि मराठों राजदूतों राजपूत जो हुआ करते थे, तो मराठों और राजपूतों एवं सिखों के साथ इसने काफ़ी दुर्व्यवहार किया। और दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो संभाजी महाराज की इसने हत्या करवा दी, पहली बात तो ये। साथ ही साथ गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी के दोस्तों बेटे की भी जब इसने हत्या कर दी, तो जो भीड़ जाति के लोग हैं, है ना, भीड़ जाति की पूरी कम्युनिटी है, काफ़ी औरंगजेब के अगेंस्ट में खड़े हो गए। इससे ये हुआ कि इसकी सेना जो है दोस्तों वो दक्षिण में, साउथ में लगी रहती थी लड़ाई करने में, तो इसका सारा धन तो साउथ में ही खत्म होता जाता था। तो है ना, अनसर्टेनिटी का माहौल आता चला गया। औरंगजेब दोस्तों काफ़ी संकालू था, सस्पिशियस कह सकते हो कि बहुत शक करता था, है ना, बहुत शंका की नेचर से देखता था। तो इसी वजह से पता है इसने क्या किया, बड़ा मतलब क्या क्या बताया इसके बारे में। इसने अपने बेटे को ट्रेनिंग नहीं दी आर्मी की, कि भाई ना प्रशिक्षण जैसा होता है कि बने बड़ा होकर बेटा अफसर बनेगा, अफसर मतलब कि हमारे देश का यानी कि जो सेनापति उसका कप्तान संभालेगा। लेकिन इसने बेटे को ट्रेनिंग दी ही नहीं। इसको इस बात का डर था कि जिस तरीके से मैंने अपने बाप शाहजहाँ को मारा, वैसे ही मेरा बेटा अगर ट्रेनिंग ले लेगा तो वो मुझे ना मार दे भाई। ऐसा सोच का बंदा था दोस्तों औरंगजेब, तो इसने बेटे को अभी अपने ट्रेनिंग नहीं दी। औरंगजेब की दोस्तों जो साउथ की पॉलिसी है, हम इस पर थोड़ा बात करते हैं। देखो दक्षिण युद्ध में ये बेड़ा रहा मराठों से भी दोस्त, है ना, साउथ के अंदर युद्ध में जब बेड़ा रहा तो आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होते चले गई। और उत्तर भारत के अंदर दोस्त इसकी बढ़त होती है। मतलब कि जब बात करते हैं, जब ये साउथ में बढ़ा हुआ था तो उस टाइम उत्तर भारत के अंदर रीजनल पावर्स का राज हो रहा था, जिसमें दोस्तों राजपूत मेन है हमारे, ठीक है। बट देखो औरंगजेब ने जो इस तरह से राजपूतों का साथ व्यवहार किया वो काफ़ी गलत था, ठीक है। एंड दोस्त मेनली अगर बताया जाए आप सभी को, तो राजपूतों का हम मतलब कि जो उनकी दो बहादुरता जो होती है, जो उनकी मतलब कि कैसे जो सेंसिटिव जो पावर होती है उनके पास यार, वो काफ़ी इसका मतलब कि साथ रहकर वो उठा सकते थे। लेकिन इसका जो गलत व्यवहार हुआ राजपूतों के साथ, इसका परिणाम भी दोस्तों भुगतना पड़ा मुगलों को।
मुगल साम्राज्य का पतन के आर्थिक कारण क्या थे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जनता की जो डिमांड है उसको इन्होंने पूरा इग्नोर किया मुगलों ने। जो एग्रीकल्चर था उस पर बिल्कुल ध्यान ना देकर इन्होंने मिलिट्री पे, अपने फौजों को, सेनाओं को बढ़ाने पे इन्होंने ध्यान दिया। एंड जो राजकोष है दोस्त, राजकोष यानी कि जो पूरी जो ट्रेजरी है, यानी कि देश की जो पूरी जो खजाना होता है जिसमें पूरा पैसा रखा होता है जो टैक्स के द्वारा आता है, वह पूरा दोस्तों खाली था। एग्रीकल्चर पूरा खत्म माल था, सरकार के पास पैसा था नहीं यार, जनता की इच्छा को पूरा इन्होंने किया नहीं। तो देखते ही देखते आगे चल के क्या हुआ, मुगल एम्पायर खत्म सा हो गया, यानी टूट गया। ठीक है दोस्तों, आगे चल के दोस्तों जो बहादुर शाह जफर भी थे यार, तो वो भी इतना था नहीं यार। ठीक है, तो इस तरीके से मुगल एम्पायर का एंड हो गया। आखिर एंड में ये कहा जा सकता है कि मुगलों ने भारत के ऊपर शासन किया। तो शासन के टाइम दोस्तों कई उन्होंने ऐसे काम भी किए जो भारत के अंदर आज है ना एक धरोहर बने हुए हैं। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं ताजमहल हो गया, है ना, लाल किला हो गया। दोस्तों देखो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से डिबेट मत करना यार कि सर आपने ये कहा, आपने ये किया। जो बातें बस मैं आपसे वो बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बंगाल पर ब्रिटिश विजय अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों का परिणाम था। देखो ये क्वेश्चन जो है हमें ये कहना चाहता है कि जो अंग्रेजों ने बंगाल को ही सबसे पहले गुलाम क्यों बनाया, आखिर वो बंगाल से ही ऐसा क्यों रिश्ता बनाना चाहते थे, बंगाल में ऐसा क्या था भाई। तो पहला तो हमें यही पॉइंट है यहाँ पे। तो जो बंगाल पर ब्रिटेन ने यानी कि अंग्रेजों ने जो अपना विजय यानी इन्वेट किया या उसको तो विक्ट्री हासिल करी, तो ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज बंगाल के जरिए पूरे भारत में फैलना चाहते थे। क्या इसके पीछे ये मंशा थी अंग्रेजों की? तो पहला दोस्त क्वेश्चन तो यही कह रहा है, बंगाल प्रांत की क्या प्रकृति थी और बंगाल के नवाबों तथा अंग्रेजों के रिश्तों में तनाव क्यों उत्पन्न हुए। कुछ ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सभी से। इंग्लिश मीडियम वाले भी प्लीज़ देखते जाए, मैं एक ही पॉइंट्स को पढ़ूंगा, सिर्फ हिंदी मीडियम वाले की मेजोरिटी हमारे चैनल के ऊपर। चलिए दोस्तों, एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है कि क्या आप यह सोचते हैं कि नवाबों की व्यक्तिगत असफलता के कारण बंगाल के राजनीतिक रूपांतरण हुए। व्यक्तिगत असफलता यानी कि डू यू थिंक दैट द पर्सनल फेलियर ऑफ द नवाब लेड टू अ पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्म, यानी कि दोस्त कह सकते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए बंगाल के अंदर इन नवाबों की वजह से हुए। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है। देखते हैं कि दोस्त इसका आंसर पहले हम समझते हैं। देखिए दोस्त, बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन के साथ से हम व्यापारिक पूंजीवाद से औद्योगिक पूंजीवाद की ओर चेंज करना चाहते थे अंग्रेज इंडिया के अंदर। वो चाहते थे कि भारत एक ऐसा साम्राज्य होगा, भारत एक ऐसी दोस्तों भूमि है जहाँ पे कह सकते हो कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यहाँ से हो सकता है फ़ायदा अंग्रेजों को। पहली बात तो ये, तो वो चाहते थे कि भारत में व्यापार तो करें, यहाँ पे हम इंडस्ट्री भी लगाएं। प्लस दोस्त इन्होंने डोमेस्टिक जो भारत की इंडस्ट्री उन्होंने इसको नष्ट कर दिया, जैसे हथकरघा वगैरह हो गया, इन्होंने उसको नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने यार। ठीक है, भारत की डोमेस्टिक को पूरा माल अपना भर दिया। यूरोपीय शक्तियों के बीच कड़ी प्रतियोगिता हुई, तो इसमें भारत के सामानों को दोस्तों ये ऊँचे दामों पर यूरोप में बेचा करते थे अंग्रेज वगैरह। एंड 17वीं शताब्दी से ही बंगाल, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनियां बंगाल और दोस्तों भारतवर्ष के अंदर व्यापार करने के लिए आया करती थी। जैसे सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली आई, फिर डच देखा गया दोस्तों, फ्रांस, अंग्रेज। तो इन सब का एक ही जरिया था, बस भारत को लूटना है, बस पैसे कमाना है यहाँ से, बस किस तरीके से भी। इसके दोस्तों एक बुक लिखी है किसने, फ्रांकिस ने दोस्त, ये एक ऐसा मतलब कि ट्रैवलर था कह सकते हो कि। ठीक है, और ये औरंगजेब के टाइम पे ये भारत में आया था। तो इस टाइम इसने ये बताया कि भारत के अंदर धन की इतनी प्रचुरता है, दोस्त भारत में धन बहुत है, धन दौलत भारत के अंदर बहुत है। इसी वजह से इन यूरोपियन को लोग को भारत ने काफ़ी अट्रैक्टिव किया, यानी काफ़ी मतलब कि आकर्षित किया। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, इसकी वजह से दोस्त भारत के अंदर आते कि भारत में धन की प्रचुरता थी। ये तो दोस्तों सिर्फ डकैत थे, अंग्रेज, पुर्तगाल, डच वगैरह, जो डकैत बन के दोस्तों भारत में डाकू बन के आए हुए थे। चलिए बात करते हैं ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल की कंडीशन क्या थी। आखिर अंग्रेजों के आने से पहले बंगाल कैसा था हमारा, और अंग्रेजों के आ जाने के बाद हमारा बंगाल कैसा बन गया, हम दोस्तों इसकी पहले बात करते हैं। देखो सबसे पहले 18वीं सेंचुरी के अंदर बंगाल से यूरोप को अलग कच्चे, अगर दोस्तों आप देखोगे तो बंगाल से कच्चे माल जाया करते थे यूरोप के अंदर, हम एक्सपोर्ट किया करते थे। यानी कि बंगाल की कंडीशन दोस्तों उस टाइम काफ़ी संपन्न थी, बहुत बेहतर तरीके से इकोनॉमिक इसका रन कर रहा था। तो चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, ये सब दोस्तों हम यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट किया करते थे बंगाल के रास्ते से, और भी सारे सामान थे। एंड ब्रिटेन को एशिया से होने वाले जो आयात का 60% जो सामान था दोस्तों वो बंगाल से ही जाया करता था। सोचो एशिया के तमाम कंट्रीज के अंदर बंगाल से ही दोस्तों वो चीज़ें सारी एक्सपोर्ट हुआ करती थी। अंग्रेज़ों का बंगाल के साथ जो संबंध था वो 1630 यानी कि 1630 के दशक में दोस्तों शुरू हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना ही 1633 उड़ीसा में बालासोर में हुई थी, और 1690 के आसपास अंग्रेजी कंपनी को सुना। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। 1690 के आसपास कहाँ पे दोस्त, सुल्तानती
कलकत्ता और गोविंदपुर, इन तीनों स्थानों पर अंग्रेजों को व्यापार करने का जमींदारी अधिकार मिल गया। कलकत्ता की दोस्त जो उनकी लालच है वो और बढ़ती चली गई। 1680 तक बंगाल में कंपनी का जो वार्षिक जो निवेश है, यानी कि जो ये एनुअली जो इन्वेस्टमेंट क्या करते थे बंगाल के अंदर अंग्रेज, वो लगभग दोस्तों 1,50,000 पाउंड तक पहुंच चुका था। बहुत बड़ा दोस्तों अमाउंट होता था ये उस टाइम पे। आगे चल के दोस्त अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए अपनी पॉलिसी बना ली, और दोस्त अब इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। मुगल सम्राट को दोस्तों ट्रेड करने के लिए पैसा देना पड़ता था अंग्रेजों को, और ये पैसा 3,000 रुपये यानी कि 350 पाउंड देना पड़ता था इसको, ठीक है, यानी कि एनुअली रूप से। बट दोस्त ये 350 पाउंड देता था तो ये बंगाल से कंपनी का जो निर्यात यानी जो ये सामान को बेचता था, ये व्यापार करता था, इसको दोस्त इससे फ़ायदा 50,000 पाउंड का होता था, जिसमें से ये सिर्फ और सिर्फ 350 पाउंड यानी कि 3,000 रुपये दे रहा था हमारी, यानी कि मुगल सम्राट को दे रहा था ये, ठीक है। एंड अंग्रेजों ने दोस्त अपनी ओर से बहुत से साधनों के द्वारा व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया, और अंग्रेजों के व्यापारिक हित एवं प्रांतीय सरकार के बीच झगड़ा पैदा हो गया। यानी कि दोस्त वो ट्रेड अपने कब्जे में उन्होंने कर ही लिया था इस बीच। बंगाल के जो ब्रिटिश विलय, हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये तो कंडीशन दोस्त पहले की है, जब व्यापार चल रहा था सिर्फ ट्रेड रिलेशन थे, लेकिन आखिर अंग्रेजों का ब्रिटिश विजय कैसे हो गया, बंगाल पे कब्जा कैसे होगा। देखो दोस्त, हुआ ये कि 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुई। प्लासी एक जगह का नाम है जो कलकत्ता में यानी कि बंगाल में ही है यार, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे आप। और उस जगह पे सिर्फ इस चीज़ के लिए हुआ यार कि बंगाल को अब अपने यानी कि जो पूरा जो बंगाल है वो अंग्रेज अपने कब्जे में लेना चाहते थे। सिराजुद्दौला यहाँ का दोस्तों शासक हुआ करता था, तो इसको जो धोखे से हराया गया, क्योंकि मीर जाफ़र ने यार जो इसका जो सेनापति था, तो मीर जाफ़र ने सेना को ही आगे जाने की अनुमति नहीं दी और रोक दिया, और जो सिराजुद्दौला इसको बंदी बना लिया अंग्रेजों ने। बंगाल के ऊपर दोस्तों अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बैठा दिया। भाई इसको लालच था मीर जाफ़र को, बस बनने वाला था यार। देखो, तो अपने ही गद्दार निकल गए दोस्तों। सिराजुद्दौला का दोस्तों दामाद जब ऐसा निकल गया तो क्या हो सकता है यार। तो 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी था, यानी कि प्लासी का युद्ध, उस 1764 के अंदर हुआ था ये, है ना, बक्सर का जो युद्ध हुआ था यार। ये दो वॉर ऐसे हुए जिसने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, कि 65 तक तो पूरा कब्जा बैठ चुका था इनका यार, ठीक है। तो बंगाल के ऊपर 3 नवाबों ने शासन किया। पहले सिराजुद्दौला ने किया, फिर मीर जाफ़र ने किया, उसके बाद मीर कासिम ने किया, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को हम समझेंगे कि इन तीनों ने कैसे शासन किया, ताकि बंगाल की पूरी कहानी समझ में आ जाए आप सभी को। हम पहले बात करेंगे पहले शासक की, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश साम्राज्य की। देखो, सिराजुद्दौला 1756 से, यानी कि अब देखोगे तो जो बंगाल के अंदर जो राजा हुआ करता था वो अलवर्दी खां हुआ करता था। तो अलवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला 1756 में ही दोस्त बंगाल का नवाब बना था। तो नवाब के दरबार में जगत सेठ, काफ़ी बड़े बड़े जगत सेठ हुआ करते थे, अमित चंद हुआ करते थे, एंड राज बल्लभ वगैरह हो गए, राज दुर्लभ हो गए, मीर जाफ़र, कुछ अन्य लोगों का एक शक्तिशाली ग्रुप बना हुआ था। इसमें दोस्तों मीर जाफ़र का नाम रखना, ये बड़ा तगड़ा इंसान निकला। नवाबों और दोस्तों अंग्रेजों के बीच में कई रिश्ते बने भी और तनावपूर्ण स्थिति भी जो बनी थी, बट उसके मेन रीजंस थे वो कौन कौन से थे जिसके वजह से जो तनाव बिगड़े नवाबों और अंग्रेजों के बीच में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नवाबों की बिना आज्ञा के अंग्रेजों ने पूरा कोलकाता को, पूरा जो कलकत्ता है उसको किले से घेर दिया, ताकि कोई भाई सुरक्षा के लिए घेर दिया। भाई नवाब से कोई भी परमिशन ली नहीं गई, नवाब है वो परमिशन लेनी पड़ेगी, बट अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। सेकंड पॉइंट क्या है कि कंपनी को दिए गए जो व्यापार अधिकार हैं, इस अधिकारों के दोस्त मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया, और कंपनी के अधिकारों को दोस्त इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत व्यापार के रूप में उन्होंने दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी पॉलिसीज या कोई भी रूल्स मानने से इनकार कर दिया अंग्रेजों ने, जो कि बंगाल नवाबों के द्वारा बनाया जाता था। कंपनी ने दोस्त कोलकाता में राज बल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी। कंपनी ने ध्यान रखा कलकत्ता के अंदर, और वह नवाब की इच्छा के विरुद्ध विशाल सरकारी धन को लेकर भाग गया दोस्त यहाँ से। किसने? कृष्णदास ने। अब दोस्तों इस तरीके से देखा जाता है कि बंगाल के अंदर अब तो भाई गवर्नमेंट के अंदर यानी कि जो नवाब की जो सरकारी जो नीतियाँ हैं उसके अंदर भी कंपनी का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। आगे चल के दोस्तों क्लाइव ने मीर जाफ़र से एक वादा किया था कि देख भाई, सिराजुद्दौला को हटा और तेरे को राजा बना दूंगा मैं, तू राजा बन जाएगा। अंग्रेज ने ऐसा कह दिया भाई। इसके बदले में मीर जाफ़र ने 17, दोस्तों ध्यान रखना भाई, कितना, 17,50,000 रुपये अंग्रेजों को इसके बदले में इसने दोस्त देना स्टार्ट किया। पहला अमाउंट ये था, एनुअली इसको देना था भाई। तो मीर जाफ़र और अब अंग्रेज़ की कहानी स्टार्ट होती है दोस्त, कि सिराजुद्दौला को धोखे से इन्होंने हरा दिया, और उसके बाद भाग्य विधाता बैठे अब बन अंग्रेज।
मीर जाफ़र जैसे ही सत्ता सीन हुआ, यानी जैसे सत्ता पे दोस्तों बैठता है वो, तो इसके टाइम में भी कोई प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या थी? देखो, सबसे पहले मीर जाफ़र के कुछ सिपाही जिनको अपना वेतन निरंतर नहीं मिल रहा था, वे विद्रोही हो गए थे। अपने ही दोस्तों बेगाने हो गए थे क्योंकि वेतन नहीं मिल रहा था। सेकंड चीज़, मुगल बादशाह के पुत्र जो थे, जो बाद में आलम शाह के नाम से दोस्तों जाना गया, बंगाल के सिंहासन पे अधिकार करने का प्रयास करने लग गया। तो ये दो तरीके से दोस्त मीर जाफ़र को यहाँ पे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एंड मीर कासिम और अंग्रेज़ों की बात करते हैं। मीर कासिम को भी अंग्रेज़ों को भारी धन की अदायगी करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी अंग्रेज़ किसी को नवाब बनाते हैं, बोलते हैं हमें पैसे चाहिए भाई, हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं भाई, अब हमारी पावर है यहाँ पे। जैसे कि मीर जाफ़र ने जो 17,50,000 रुपये दिए, लगभग 17.5 लाख रुपये दिए, वैसे ही इसको भी काफ़ी बड़ी धन देना पड़े मीर कासिम को भी, अंग्रेज़ों को। तो मीर कासिम के उस टाइम पे भी दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। क्या क्या हुए? इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से चेंज करके, बिहार से यानी चेंज, या देखोगे मुर्शिदाबाद से चेंज करके इसने मुंगेर को बना दिया। और अधिकारियों के साथ इसने नौकरशाही को, इसने मतलब जो पूरी जो ब्यूरोक्रेट है उसको फिर से रिकन्स्ट्रक्शन किया, रीऑर्गेनाइज किया, फिर से उनको बनाया। तो दो पॉइंट है दोस्तों मीर कासिम ने किया। और धीरे धीरे अंग्रेज़ों के साथ रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने चली गई। इसके दोस्तों कुछ कारण थे जो कड़वाहट पैदा हुए। क्या क्या कारण थे? पटना में दोस्त जो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा जो राम नारायण का समर्थन किया गया, इसके वजह से थोड़ा सा नाराजगी बढ़ता चला गया। कंपनी के द्वारा व्यापार के नियमों के दुरुपयोग किए जाने के कारण, और कंपनी के अधिकारी नवाबों के अधिकारियों के पूर्ण अवहेलना, यानी कि मानते ही नहीं थे, है ना। डिसग्रेडेड, दैट मीन्स डिस्कार्डेड, मतलब दोस्त कि वो कंपनी की नवाबों के जो रूल्स थे वो कंपनी के लोग मानते ही नहीं थे, है ना, टोटली डिस्कार्डेड करते थे उसको। क्लियर है यहाँ पे? तो भाई मौसम बिगड़ गया पूरा भाई, यार माहौल बिगड़ गया पूरा यार। तो सिराजुद्दौला के बाद कौन आया? मीर जाफ़र आया। मीर जाफ़र के बाद कौन आया? मीर कासिम आया। लेकिन तो जैसे ही रिश्ते बिगड़ते चले गए मीर कासिम और अंग्रेज़ों के, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मीर कासिम की जगह फिर से वापस वो मीर जाफ़र को लेकर आ गए, ठीक है, जिसको पहले हटा दिया था अंग्रेज़ों ने। अब मीर जाफ़र दोस्तों वापस आ गया, तो बंगाल के सिंहासन पर मीर जाफ़र को वापस बैठा दिया गया। और 1765 की गर्मियों का दोस्त टाइम चल रहा था, बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ये दोस्तों वापस आ गया भारत के अंदर। 1761 से अवध के नवाब सुजाउद्दौला का व्यवहारिक तौर पर दोस्तों बंदी, जो सिराजुद्दौला थे उनको टोटली बंदी बना लिया गया, है ना, कैद कर लिया गया। बड़ी दर्दनाक मौत दी गई थी यार सिराजुद्दौला को भी। अगस्त 1765 में शाह आलम और क्लाइव के बीच में एक समझौता हुआ। समझौता ये था कि जो शाह आलम को है उसको इलाहाबाद और आसपास के क्षेत्र दे दिए जाएंगे और उस पर वो अपना शासन करेगा। दोस्तों हुआ इससे ये कि देखो, दिल्ली सल्तनत की जो टाइम है वो तो ख़त्म हो ही गया था यार, लेकिन जो अब अंग्रेज है उनके पास दीवानी अधिकार भी उनके पास आ गया। राजनीतिक अधिकार तो अब आ ही गया था बंगाल का यार, कि अब पॉलिसीज़ बना रहे थे वो, शासक राजाओं को चेंज कर रहे हैं, वो इतना पावर इनके पास आ गया। प्लस टैक्सेस भी डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे कितना टैक्स लगेगा। अब अंग्रेजों के पास ये भी अधिकार आ गया, यानी कि दीवानी राइट्स भी अब अंग्रेजों के पास आ गए थे। अंग्रेजों की सफलता का महत्व, बंगाल के राजनीति पर प्रभाव, इस पॉइंट को देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या ब्रिटिश सक्सेस की और इम्पैक्ट ऑन बंगाल पॉलिटिक्स के ऊपर। देखो, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सफलता बंगाल के इतिहास के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, क्योंकि इससे पूरा बंगाल का इतिहास ही बदल जाता है। बंगाल के दोस्तों नवाब की स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी इस टाइम, और कंपनी ने नवाब के अधिकारों, यानी जितने भी अधिकारी थे नवाब के, की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों सेम कि नवाब किसी को भी नॉमिनेट करता तो कंपनी कहती कि भाई इसको मंत्री या इसको बना अधिकारी, जो कंपनी कहेगी वो राजा को सुनना पड़ जाता था यहाँ पे। तो प्रशासन की ताकत कमज़ोर होती चली गई, और जो फाइनेंशियल जो भी दिक्कत थी यार, मतलब ये वो अंग्रेज़ों के पास चली गई। तो वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को दोस्तों कमज़ोर बना के भगा डाला और पूरे भारत के भाग्य विधाता बन बैठे। बक्सर की लड़ाई के दौरान दोस्तों देखेंगे तो बक्सर की लड़ाई के द्वारा उन्होंने बंगाल के ऊपर अपना पूरा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। और दोस्तों इस तरीके से उन्होंने बंगाल से अपनी जिसकी शुरुआत करी, भारत के अंदर दोस्तों बंगाल काफ़ी संपन्न था, कृषि के क्षेत्र में आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न था। दोस्त भारत से जो आगे व्यापार हुआ करता था भारत से बाहर, वो बंगाल का रास्ता ही दोस्त बंद करके रास्ता हुआ करता था। तो अंग्रेजों को इसका पूरा फ़ायदा उठाना था। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने अपनी पूरी पॉलिसी बनाई, बंगाल को अपने कब्जे में सबसे पहले लिया। उसके बाद दोस्तों मद्रास, मुंबई, है ना, महाराष्ट्र, पूरे भारत में एक एक करके फैलते चले गए। सहायक संदेश में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था राज्य अपहरण की नीति डलहौजी की, यार ये भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे क्या मंशा थी अंग्रेजों की, किसानों की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, हमें ये बताना है, ठीक है। यानी कि जो व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड द इम्प्लीमेंटिंग परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल।
वट वॉज इट्स इफेक्ट ऑन द कंडीशन ऑफ द फॉर्मर्स। चलिए बात करते हैं भू राजस्व प्रबंधन के आरंभिक प्रयोग क्या क्या हुए, हम पहले बात करते हैं तो इसके बारे में। देखिए यार, सबसे पहले 1757 के अंदर बंगाल में अधिकार अंग्रेजों को मिल गया, बंगाल के भाग्य विधाता बन बैठे हैं वो। 1769-70 के बीच में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और इस अकाल के वजह से दोस्त 1772 के आसपास जो राजस्व है उसके ऊपर मतलब बहुत दिक्कत आ गई, अंग्रेजों को टैक्स नहीं मिला, इससे वो पगला गए। तो इस व्यवस्था के कारण दोस्तों मतलब कि अब शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, क्योंकि व्यवस्था में थोड़ा भ्रष्टाचार फैल गया था, कमजोरी और गरीबी बढ़ती जा रही थी। अब आगे चल के हुआ ये कि दोस्तों 1786 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासन मिल गया, है ना। और आगे चल के दोस्तों हुआ ये कि अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को डिसाइड करना था कि भारत में टैक्स पॉलिसी क्या हो। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही दोस्तों बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में स्टार्ट की गई 1793 के अंदर। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस नीति के अंदर दोस्त थोड़ा अनसर्टेनिटी था, उसको ख़त्म करने की बात की गई कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, और जो टैक्स है उस टैक्स को हम टाइम पीरियड के लिए, मान लो कि 5 साल के लिए, 6 साल के लिए उसको फिक्स कर देंगे। अब एक लंबा टाइम पीरियड है, तो इस लंबे टाइम पीरियड के अंदर मान लो कि सरकार ने 100 रुपये टैक्स फिक्स कर दिया, तो इससे फसल ख़राब हो कुछ भी हो, ये किसानों का मतलब है हमें तो बस 100 रुपये चाहिए अंग्रेजों को, ठीक है। तो ये टैक्स मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बस इसको फिक्स कर दिया गया। तो सरकार ने आश्वासन दिया कि वह भविष्य में कभी कर नहीं बढ़ाएगी, ये भी कह दिया, बस 100 रुपये ही है तो 100 रुपये ही रहेगी, है ना, एग्जाम्पल के लिए। तो इससे किसान को लगा चलो भाई ठीक है, इससे जो भी थोड़ा सरप्लस होगा वो उनके जेब में चला जाएगा। कभी घाटा होता तो अंग्रेजों का दोस्तों को फ़ायदा मिलता, बट किसानों को इससे घाटा हो जाता है यार, फसल सही से नहीं हो पाते तो इस टाइम पे। तो इस आश्वासन में कई प्रकार के परिणामों की आशा की गई। कैसे? ये भ्रष्टाचार खत्म कर देगा भाई, स्थायी बंदोबस्त जो है, ये पदाधिकारियों द्वारा जो मनमाने ढंग से जो टैक्स थोप दिए जाते हैं वो टैक्स भी नहीं थोपे जाएंगे, क्योंकि टैक्स को फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों उत्पादन में वृद्धि के बावजूद राज्य अतिरिक्त मांग नहीं करेगा, इससे उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होगी, और सरकार को भी दोस्तों नियमित रूप से कर मिलता रहेगा। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, जिसको लग रहा था कि अंग्रेजों को भाई ये सारे हमारे फायदे होने वाले हैं, लेकिन दोस्त जमींदारों के साथ की गई थी इम्प्लीमेंट भू राजस्व की व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त। क्योंकि अब क्या है कि देखो मान लो दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ अंग्रेज है, यहाँ पे लैंडलॉर्ड जमींदार हैं, यहाँ पे दोस्तों फार्मर हैं। ये लैंडलॉर्ड किसानों से पैसा लेते टैक्स के रूप में, और ये पैसा देते फिर कंपनी को। तो कुछ फ़ायदा दोस्तों ये अपने पास रखते, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था पैसा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन यार ये क्या करते, ये इन पे दोस्त थोपते ज़्यादा, इनका एक्सप्लोटेशन जमींदारों के द्वारा किया जाता, किनका? किसानों का दोस्तों शोषण। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि शोषक जो जमींदार थे, इन्होंने नियमित भू राजस्व दरों के अतिरिक्त भी कर लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसको अब वाव कहा जाता था। अब वाव एक ऐसा टैक्स था जो अंग्रेजों के द्वारा टैक्स फिक्स किया गया था, तो उसके भी ऑल्टरनेट यानी उसके भी अलावा जो टैक्स लगाए जाते थे, ये जमींदारों को टैक्स द्वारा टैक्स लगाए जाते थे। तो 1790 तक ये जो टाइम पीरियड है, ब्रिटिश शासन ने तो थोड़ा सा देखता रहा भाई, संभलता रहा, लेकिन आगे चल के हुआ क्या कि 1793 के अंदर स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया, तो खेतिहर इलाके वाले अलग अलग जमींदारों में बट गया। तो भाई इस भूमि में एक जमींदार होगा, इस भूमि में एक जमींदार होगा, तो अलग अलग जमींदार्स को, अलग अलग लैंडलॉर्ड्स को अलग अलग भूमि के टुकड़े दे दिए गए कि अब तेरी जिम्मेदारी है यहाँ से टैक्स लेना, तेरी जिम्मेदारी है यहाँ से टैक्स लेना। तो टैक्सेस को में एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। बट यार जो भी जमींदार टैक्स नहीं दे पाते थे टाइम पे, क्योंकि मान लो किसान टाइम पे नहीं दे रहे हैं, जमींदार टाइम पे नहीं देंगे, तो वो असफल हो जाते, तो भूमि छीन ली जाती, उनका जो ठेका वो छीन लिया जाता था। खेती हर किसानों की स्थिति क्या थी ये जानते हैं हम। किसानों की कंडीशन के बारे में दोस्त यहाँ पे जॉन सोर के अनुसार बताया गया है। अकॉर्डिंग टू जॉन सोर क्या कहा गया कि यदि किसी भूमि से 100 रुपये का अनाज पैदा होता था, तो उसमें से 45 रुपये सरकारी खजाने में और 15 रुपये दोस्तों जो जमींदार होते लैंडलॉर्ड्स उनके पास चले जाते थे। किसान के पास सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये बचते थे। अब यहाँ पे आप खुद देखिए यार, 45 रुपये तो अंग्रेज ले जा रहे हैं, 15 रुपये जमींदार ले जा रहे हैं, ये दोस्तों हो गए 60 रुपये, बच गए 40 रुपये, ये अंग्रेज ले जा रहे हैं। अब 40 रुपये लिख दो दोस्तों, बच गए यहाँ पे 40 रुपये। अब ये 40 रुपये बेचारे किसानों को मिल रहा है। अब 40 रुपये में उनको अपना गुजर बसर करना है, सब कुछ देखना है। एक किसानों को नहीं, सभी किसानों को दोस्तों, मतलब पूरा, क्योंकि यहाँ पे सभी बटे हुए होते थे। अन पैसा 2 पैसा दोस्तों उस टाइम चला करता था यार, तो कंडीशन काफ़ी ख़राब थी किसानों की। 1793, 1799 और 1812 में, ठीक है, इन तीनों टाइम पीरियड में दोस्तों नियम बनाए गए, और किसानों के द्वारा दोस्तों रकम का भुगतान ना किए जाने के पर जो मेनली जो कंडीशन था ये कि जमींदार किसान की ज़मीन को जब्त कर लिया करता था।
किसानों की ज़मीन छीन लिया जाता था। तो स्थायी व्यवस्था का दोस्त तात्कालिक प्रभाव किसानों को दयनीय स्थिति में पड़ा, उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती चले गई। जिस टाइम पे वो टैक्स नहीं दे पाएंगे, फिक्स टैक्स, वो उस टाइम पे उनके पास कोई और साधन तो है नहीं पैसे का, तो काफ़ी पैथेटिक कंडीशन हो गई थी दोस्तों किसानों की इस टाइम पे, जो किसान टाइम पे अपने टैक्स पे नहीं कर पाते थे। दूसरी तरफ देखिए तो ब्रिटिश सरकार और जमींदारों को इस व्यवस्था से खूब फायदा हुआ, उनका बड़ा फायदा हुआ। क्लियर दोस्त। अगर आगे बात करें हम तो स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव क्या, इफेक्ट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। देखिए दोस्तों, यह व्यवस्था जमींदारों के हक में काफ़ी मजबूत थी, क्योंकि जमींदारों को किसानों से फ़ायदा होता और वो पैसे भी दोस्तों आगे कम बता के कम दे रहे थे, ठीक है। लेकिन 1794 और 1819 के, यानी कि जो 1819 के जो बीच का टाइम पीरियड है, इसमें क्या हुआ, जमींदारों की भूमि का 68% बेचा गया, क्योंकि कुछ जमींदार टाइम पे पैसा नहीं दे पाते थे। नए खरीदारों ने मुनाफा कमाने के लिए किसानों से अधिक रकम दोस्तों वसूलनी स्टार्ट कर दी, कंडीशन खराब होते चले गए। इस टाइम पे दोस्त भारत के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, जो भारत के फर्स्ट लिबरलिस्ट कहे जाते हैं, 1793 से स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमिपतियों ने जो लगान बढ़ाने स्टार्ट किया दोस्त, इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि कंडीशन ख़राब होती चले गई। आगे चल के दोस्त 1859 में जाकर सरकार ने काश्तकारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काफ़ी नियम बनाए। काश्तकार मतलब दोस्तों यहाँ पे सिंपल फार्मर से है, आप किसान से समझ सकते हैं वहाँ पे, ताकि जो शोषण है वो कम हो सके। बट दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, स्थायी बंदोबस्त के कुछ अपने फ़ायदे नुकसान हुए। आगे चल के अंग्रेजों को लगा भाई ये नियम ख़राब है यार, स्थायी बंदोबस्त नहीं करेंगे हम, फिक्स टाइम कर दो, जमींदार होगा, जमींदार को हटाओ, है ना। तो उसके बाद एक आगे चल के एक रैयतवाड़ी व्यवस्था आई, हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था से कैसे अलग है, देखते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन के अंदर। देखो दोस्त, पहले बात करें रैयतवाड़ी के तहत कर का जो डिसाइड है वो कैसे हुआ करता था रैयतवाड़ी में। देखो दोस्त, 1802 के अंदर मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था इम्प्लीमेंट किया गया। ये भी एक टैक्स लेने का सिस्टम ही है, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट था वैसे ही दोस्त रैयतवाड़ी सिस्टम भी है। ये दोस्त लागू किया था किसने, गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई। किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। यानी कि हुआ ये कि सभी किसानों को अब भूमि डायरेक्टली दे दी गई। अब दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लैंडलॉर्ड के द्वारा टैक्स ना देकर, जैसे कि दोस्त पहले क्या होता था कि फार्मर्स लैंडलॉर्ड को देते थे, अब यानी जमींदार ब्रिटिश को देते थे, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। अब दोस्त इनको ख़त्म कर दिया गया। अब ब्रिटिश यानी कि जो इंडिया कंपनी है और फार्मर्स, इन दोनों को डायरेक्टली संपर्क होगा, कॉन्टैक्ट होगा। अब किसान डायरेक्ट ही कंपनी को टैक्स देंगे, इससे बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहेगा और शोषण भी नहीं होगा, ये कह दिया गया। इसको बोलते गए रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत मतलब होता है किसान, ठीक है। कर निर्धारण या राजस्व दोस्तों तय करने का एक फॉर्मूला हुआ करता था, इस बात से हम टैक्स को डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखो सभी जगह भूमि अलग अलग है, तो जो टैक्स होगा वो सभी जगह एक ही हो। इसलिए दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली, मिट्टी की उर्वरता, यानी कि सोल की जो फर्टिलिटी वो ध्यान रखेंगे। जहाँ पे मिट्टी की फर्टिलिटी सही है दोस्त, वहाँ पे फसल बहुत अच्छे से होगी। और खेत किस जगह पे है, दो चीज़ यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे। प्लस अगर दोस्तों मिट्टी की उर्वरता ठीक है, सोल की फर्टिलिटी ठीक है, तो चाहे वो खेत किसी जगह पे भी हो, वो खेती अच्छे से ही देगी, यानी कि फसल वहाँ पे अच्छे ही होंगे। तो अगर हम कहें तो यार कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो सर्वेक्षण और वर्गीकरण पे आधारित थी, क्योंकि पहले अंग्रेज पहले ये डिसाइड करते थे कहाँ पे मिट्टी की उर्वरता ठीक है, कहाँ पे ठीक नहीं है, ये खेत किस जगह पे है। उसके बाद ये इसको डिवाइड किया जाता था, अलग अलग सेक्टर में इसको बांटा जाता था। तो ये बेस्ड किस पे, सर्वे और क्लासिफिकेशन पे। क्लियर है। मसलन दोस्तों 1 एकड़ में लगभग 2600 मन धान होता था उस टाइम पे, और इन मान लो 2600 मन धान हुआ है, तो इसका 1/3 या दोस्त 2/5 भाग जो होता था वो सरकार के खाते में देना पड़ता था किसानों को, या आप 1/3 समझ सकते हो, 1/3 भाग। यानी कि अगर टोटल टुकड़ा है मान लो एक, तो इतना सारा मतलब दोस्त के फसल हुए इतने सारे, तो इसके मतलब कि 3 भाग कर दो पहले, 1 भाग, 2 भाग, और दोस्त आप यहाँ से कर दो 1 भाग हो, ठीक है। तो अगर ये 3 भागे 1, 2, 3, तो इन तीनों में से दोस्त 1/3 पार्ट, 1/3 मतलब कि 1 पार्ट दोस्तों इसका अंग्रेज को देना पड़ता था। ये हो गया इसका 1/3 हिस्सा, वो टैक्स के रूप में जाता था। तो ये तो एक रैयतवाड़ी सिद्धांत थी ये। तो राजस्व का जो आकलन था वो अनुमान पे आधारित था कि अच्छा यहाँ से इतना टैक्स आ सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज अनुमान करके यहाँ पे बताया करते थे कि यहाँ से हम इतना टैक्स लेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त में अंतर पूछा गया आपसे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ये है, बट आपसे जो क्वेश्चन देखोगे आप, तो यहाँ पे आपसे कहा गया था कि महलवाड़ी व्यवस्था से कैसे अंतर है। देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है, डायरेक्टली किसानों को ही मालिक बना दिया गया भूमि का। अब जमींदार यहाँ पे नहीं था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर। बट हम पहले बात करते हैं ये महलवाड़ी व्यवस्था क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे सिंपली आपको इसके बारे में पता चल जाएगा।
देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जो इस व्यवस्था के अंदर, यानी जो महलवाड़ी व्यवस्था, इसके बारे में बता रहा हूँ आप सभी को। तो इस व्यवस्था के अंदर जमींदारों को एक फिक्स्ड राशि पर भूमि दे दी जाती थी। मान लो दोस्त कि जो अंग्रेज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, कि एक जमींदार बोलेगा कि मैं इस भूमि के बदले में अंग्रेजों को 100 रुपये दूंगा, तो अंग्रेज क्या करते थे, इस जमींदार को दोस्त एक भूमि का टुकड़ा दे देते थे। तो फिक्स प्राइस के ऊपर जब अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों को एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, उसको ही महलवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। क्लियर है। जमींदार की मृत्यु के बाद, अगर मान लो जिस जमींदार ने लिया, अगर ये मर जाता है, तो उसके जो उसका जो उत्तराधिकार होगा, जो उसका बेटा होगा, जो भी अलग दूसरा कोई जमींदार होगा, उसको ये भूमि दे दी जाती थी। जमींदारों को यह निश्चित राशि एक निश्चित समय को, यानी कि दोस्त जिसको हम सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं, यानी कि ये जो अगर देखो तो महलवाड़ी व्यवस्था के अंदर ये जो 100 रुपये डिसाइड किया गया है, ये जो अंग्रेजों को पैसा देना होता था, ये एक फिक्स टाइम में देना होता था, और भी सूर्यास्त से पहले देना होता था। तो एक फिक्स टाइम में सूर्यास्त से पहले देना पड़ता था, नहीं तो ज़मीन की नीलामी कर दी जाती थी। तो इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता था, कि सूर्यास्त होने से पहले ही अंग्रेजों को जो फिक्स जो अमाउंट किया गया है महलवाड़ी व्यवस्था के अंदर, वो दोस्तों पैसा देना होता था। क्लियर है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा कौन सा, महलवाड़ी व्यवस्था। क्लियर है। चलिए, एंड ये हमारे यहाँ पे पॉइंट हो गया। और भी देखो सारे पॉइंट जो है हमारे नोट्स में दिए गए हैं, सारे ये पॉइंट जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे नोट्स के अंदर मेंशन है। बट मैं आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बता रहा हूँ कि रेतवाड़ी व्यवस्था का हम महलवाड़ी व्यवस्था के साथ साथ हम स्थायी बंदोबस्त के साथ भी तुलना करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, ये देखिए दोस्त। तो जमींदारों के द्वारा जो जो शोषण होता था, अब वो बंद हो गया, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि अब रेतवाड़ी व्यवस्था में किसानों का अंग्रेजों के साथ, यानी कंपनी के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है। अंग्रेजों को कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ राज्य सीमित स्तर लाभ होते थे। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि मान लो कि अंग्रेजों ने टैक्स फिक्स कर रखा है, अब फिक्स टाइम पे क्या मान लो दोस्तों वो सही से नहीं मिल पाया ना, यानी कि मान लो मतलब कि वो सही टाइम पे अंग्रेजों को लगता था कि नहीं यार अंग्रेजों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इससे, तो बट हमें वो कम टैक्स देते हैं, तो अंग्रेजों को लगता था कि हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है इससे। जबकि दोस्तों अंग्रेजों ने खुद कहा था कि हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या सिस्टम ही चेंज कर दिया। स्थायी परमानेंट की वजह से वो रेतवाड़ी व्यवस्था लेकर आ गए। ठीक है। अंग्रेजों ने सीधे कृषकों के लिए, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए डायरेक्ट ही इसमें एग्रीमेंट कर लिया किसान के साथ रेतवाड़ी व्यवस्था के अंदर। मुनरो और एल्फिस्टन, इनमें जो जितने भी जो अधिकारी रहे, इन सभी के द्वारा ये सारे विचार दिए गए थे, जो यहाँ पे टैक्स का सिस्टम हम देख रहे हैं। रेतवाड़ी व्यवस्था की कुछ विशेषता है, क्या क्या विशेषता है देखते हैं। देखो, रेतवाड़ी व्यवस्था में 10 से लेकर 40 वर्षों तक के लिए एक समय सीमा दोस्तों दी गई थी, और 10 से लेकर 40 साल के बाद जो भूमि दी जाती थी उसका डायरेक्टली पहले पुनरीक्षण किया जाता था, यानी कि उसको रिन्यू करवाना होता था। आप समझ सकते हो, उसको चेक करते थे अंग्रेज कि भाई यहाँ से भूमि से कितना फायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट क्या था, इस व्यवस्था में भू राजस्व की राष्ट्रीय उत्पादन का 50 से 60% टैक्स फिक्स किया जाता था, कि जो टैक्स होगा दोस्त वो 50 से 60% सरकार को देना होगा। ये इतना ज़्यादा हाई होता था दोस्त रेतवाड़ी व्यवस्था में। जमींदार को ख़त्म करके दोस्त सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया अंग्रेजों ने। जमींदार को ख़त्म करने से भी शोषण कम नहीं हुआ, क्योंकि अब डायरेक्ट ही अंग्रेज शोषण कर रहे हैं किसानों का 50 से 60% टैक्स को फिक्स करके। ठीक है। एंड कृषि भूमि का क्रय विक्रय कर सकते थे जो अंग्रेज थे यार, उन्होंने ये अधिकार दे दिया किसानों को कि आप भूमि को बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, किंतु दोस्त लगान की जो अदायगी है अगर वो टाइम पे नहीं हुई तो जो भूमि है वो हम जब्त कर लेंगे। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट यहाँ बताया मैंने रेतवाड़ी की विशेषता की। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे मद्रास में रेतवाड़ी व्यवस्था लागू करना। देखो, मद्रास में 1820 तक रेतवाड़ी व्यवस्था जो है वो लागू कर दी गई थी। मुंड्रो को मद्रास का दोस्त गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। मुंड्रो ने इस व्यवस्था के पक्ष में कई तर्क दिए थे, जिसमें राजस्व निर्धारण और वसूली में सरकार और किसानों के बीच में सीधा संबंध होगा, ये सारी दोस्तों बात कही गई थी। बम्बई में रेतवाड़ी बंदोबस्त जब लागू किया गया तो बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत गुजरात में रेतवाड़ी व्यवस्था तो शुरुआत की गई, और अंग्रेज 1813 से लेकर 14 के बीच में इस टाइम पीरियड में तो खुद सीधे कहाँ पे दोस्तों अगर देखोगे आप कि वो अपनी मिलिट्री को, अपनी सेना को खुद टैक्स वसूलने के लिए भेजा करते थे। ठीक है। जितने अगर देखोगे यार तो सभी जगह पे अंग्रेज खुद टैक्स वसूलने लगे ताकि कोई अनसर्टेनिटी ना हो। ठीक है। चलिए, तो इसी से दोस्तों लगान थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ टैक्स निकल कर आया। एंड पूरे ज़िले अगर देखोगे दोस्तों, पुणे ज़िले में प्रिंगल द्वारा लगाया गया राजस्व की जो वसूली है वो स्टार्ट हो गई। अंग्रेज़ों के द्वारा ही दोस्तों अब डायरेक्टली जो कि टैक्स है वो लेनी शुरू कर दी गई। ये टैक्स दोस्त दर काफ़ी ऊंचे हुआ करते थे, तो बहुत सारे किसान खुशी खुशी अपनी ज़मीन छोड़ दिया करते थे, क्योंकि वो दे ही नहीं पाएंगे भाई।
ठीक है। तो रैयत जितनी ज़मीन चाहे अपने पास रख सकता था, बदले में दोस्तों उनको टैक्स देना होता था। 1836 के अंदर मुंबई में, ठीक है, यानी कि मुंबई के बाद मद्रास में 1858 में दोस्त रैयतवाड़ी व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए, और इसके बाद सामाजिक दबाव जब बढ़ता चला गया तो 1875 में जाकर दोस्त बम्बई दक्कन में काफ़ी बड़ा विद्रोह हुआ, जिसको दक्कन विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। किसानों का दोस्तों द्वारा किया गया बहुत बड़ा विद्रोह था ये। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पे। एंड भारत में किसान आंदोलन का क्या है बैकग्राउंड, हम इसके बारे में बताना है, ठीक है, डिफाइन करना है। भारत में किसान आंदोलन का वर्णन करना है हमें। तो भारत में किसान आंदोलन देखें तो सबसे पहले किसान आंदोलन की आवाज़ गांधी जी के द्वारा उठाया गया, और किसानों के द्वारा दोस्तों जो आंदोलन हुए हैं उनमें मैंने देखो तो किसानों के ऊपर अत्याचार करना, टैक्स को बढ़ाकर एमएसपी ना देना, है ना, सब्सिडी ना देना, किसानों को दोस्तों लोन और कर्ज में डूबता छोड़ देना। तो ये मेन रीज़न है किसानों का विद्रोह करने का। एंड भारतीय उद्योगों को बड़े पैमाने पर दोस्तों नुकसान होता है इससे, और जो भी गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिससे कि हमारे किसानों भाई बहनों को मतलब इससे बहुत दिक्कत आई, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होते चले गए। तो ये मेन 3 पॉइंट है जिसकी वजह से किसानों ने विद्रोह करना स्टार्ट किया। अब हम किसान संगठनों का उदय की बात करते हैं, ये ऐसे संगठन जिन्होंने किसान आंदोलनों की बात करी। देखो 1920 से लेकर 1940 के बीच में कई सारे किसान आंदोलन या किसान संगठन बनाए गए, जिसमें दोस्तों बिहार प्रांतीय किसान सभा, यह 1929 में बनाया गया। वर्ष 1936 के अंदर स्थापित किया गया अखिल भारतीय किसान सभा AIKS। 1936 में बनाया गया कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के द्वारा दोस्त, ठीक है, ये जो संगठन है अखिल भारतीय किसान सभा, ये कांग्रेस के द्वारा ही बनाया गया था लखनऊ अधिवेशन में। तो मेनली इन सभी का किसानों के द्वारा ही मुद्दा उठाया गया कि किसान का मुद्दा वो उठाएंगे हम। जैसे कि तो गांधी जी की हम देखेंगे, तो जब गांधी जी भारत में आए 1915 में, जब साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे वो, तो दोस्तों आने के बाद तो उनका सत्याग्रह चलना स्टार्ट हो गया था। 16, 17, 18, 19, 20 ये जो टाइम पीरियड रहा, उन्हें काफ़ी संघर्ष किए इनके बीच में 3 सत्याग्रह चलाए दोस्त, है ना। एंड उसके बाद उसके देखा जाए तो जलियांवाला कांड की घटना के बाद असहयोग आंदोलन चलाना, खिलाफत के साथ जोड़कर चलाना, सभी ने विज्ञान आंदोलन चलाना, भारत छोड़ो आंदोलन चलाना, तो इसका कुछ इम्पैक्ट भारत के लोगों पर पड़ा। अब देखते हैं पीजेंट मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले नील की खेती, बिहार के चंपारण जिले के अंदर नील के लिए विद्रोह हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम अंग्रेजों का जो कॉम्पनसेशन की जो पॉलिसी है दोस्त, वो हम लागू करना चाहते थे, वो अंग्रेजों ने इसमें जब नहीं माने तो गांधी जी ने डट के खड़े हुए और भिड़े, और वहाँ पे जीत हुई। कॉम्पनसेशन देने यानी जो मुआवजा है देने पे वो राजी भी हो गए अंग्रेज। लेकिन दोस्त भारत में सबसे पहले नील जो विद्रोह हुआ वो 1859 से 1862 के टाइम पे हुआ, ठीक है, नील की खेती करने वाले लोगों के द्वारा दोस्तों की गई, ठीक है। एंड पाबना आंदोलन किसान के द्वारा किया गया 1870 के अंदर। सारे पॉइंट्स लर्न कर लेना। तो दक्कन विद्रोह 1875 में, जब किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ता चला गया तब ये किया गया, अब इसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्त मैंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में दोस्त हमने देखा ही है, ठीक है, मेन चंपारण का। फिर खेड़ा सत्याग्रह हो गया दोस्त, ठीक है, जहाँ पे कपड़ा मिल मजदूर दोस्त अहमदाबाद हो गया हमारा। खेड़ा दोस्त जो भी किसानों के जो टैक्स है उनको माफ़ करवाने के लिए दोस्त जब गांधी जी ने अपना पूरा मतलब कह सकते हो कि अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे दिया इसके अंदर। तो खेड़ा, अहमदाबाद और चंपारण, इन तीनों सत्याग्रह में दोस्त विजय पाने के बाद गांधी जी की इमेज पूरे भारत के अंदर एक अलग ही बन गई थी, अलग पर्सनैलिटी बन गई थी। उनका करेक्टर जो उनकी छवि है वो लोगों को दिख रही थी उस टाइम, ठीक है। तो खेड़ा में दोस्त किसानों के लिए लगान माफ़ी की बात करना, एंड दोस्त चंपारण के अंदर नील की खेती करने वाले लोगों को मुआवजे की बात करना, किसानों के द्वारा एक बहुत बड़ा मतलब कि आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो किसान आंदोलन के अंदर। एंड दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ 1921 के अंदर, एंड बारदोली सत्याग्रह। दोस्त देखो एक चीज़ ध्यान रखना, चंपारण हो गया, नील की खेती वाला नील विद्रोह हो गया हमारा, एंड उसके बाद उस थर्ड जो है बारदोली सत्याग्रह, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1928 का दोस्त। बारदोली सत्याग्रह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जी का कंट्रीब्यूशन भी दोस्त कोई भूल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत विभाजन के कुछ कारण बताइए हमें। देखो ये पॉइंट्स तो ऐसे हैं तो आप इजीली इनको बना के बहुत अच्छे से ले सकते हो कि हम सबको पता है ये सारे बात तो है, ठीक है। कम्युनिज्म इन इंडिया, इट्स ओरिजिनल एंड ग्रोथ। दोस्त 1947 के अंदर ये मतलब दोस्त कह सकते हो कि एक आर्टिकल या बुक के टाइप में आया है, जिसके अंदर भारत के विभाजन की पूरी घटना लिखी गई। भारत की आज़ादी की दोस्त जो खुशी है उसके ऊपर विभाजन का ग्रहण लग गया, और इस ग्रहण को हम बहुत अभी तक भुगत रहे हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों आए दिन जब पाकिस्तान ये घटना करता है तो हमारे दोस्त अशांति का जब माहौल बनाने की जो बात आती है यहीं से वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मेनली जो हमारी जो घटना की शुरुआत हुई है वो 1947 में हुई है भारत विभाजन के द्वारा दोस्त, ठीक है। काफ़ी दुखनीय घटना हुई इस टाइम पे। तो इस टाइम जो मेन जो पॉइंट्स थे हमें आपको वो बताना होगा कि क्यों रीज़न है, मेन रीज़न क्या है। देखो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम सांप्रदायिकता की कहानी स्टार्ट हुई। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया, लीग का दोस्तों गठन किया गया मेनली, ठीक है। और 1910 के समाप्त होते होते मुस्लिम लीग
अपन यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग डिमांड करने लग गई। ठीक है, मेनली दोस्तों अगर देखोगे तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी जो आज ढाका है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। एंड कांग्रेस की जो संतुष्टिकरण या जो तुष्टिकरण की जो नीति है ये भी काफ़ी मतलब कि दुर्बल नीति मानी गई। ठीक है, यानी कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को भी स्वीकार कर लिया था। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा रीज़न रहा। 1916 ईस्वी का दोस्तों जो लखनऊ समझौता हुआ ये भी काफ़ी बड़ा इसने उग्र रूप ले लिया। ठीक है, जिसके अंदर कांग्रेस और दोस्त मुस्लिम लीग के बीच में बात हुई एंड सांप्रदायिकता हिंसा फैलती चली गई दोस्त। ठीक है, एंड पाकिस्तान की मांग की गई चौधरी रहमत अली जी के द्वारा। ठीक है, मेनली दोस्त हम देखेंगे तो मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग में जब हुआ यार तो मुस्लिम हितों की सुरक्षा एक अलग राज्य बनाकर ही हो सकती है, ये दोस्तों कह दिया गया मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो आप कह सकते हो कि जिस तरीके से बात कही जा रही थी भारत में सांप्रदायिकता दंगे फैलते जा रहे थे, तो ये माहौल एक बनाया गया, काफ़ी समय से बनाया गया। अलग अलग दोस्तों पैम्पलेट निकाले गए, अलग अलग अधिवेशन किए गए, जिसमें दोस्तों जिन्ना का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो ये पूरी कहानी हमें पता है। जिस तरीके से टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट दिया गया कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र है, दो राष्ट्र मतलब दो कल्चर वाला देश है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दो हैं, तो भारत एक देश हो ही नहीं सकता, इसलिए भारत का विभाजन होना जरूरी है। तो पार्टीशन मेनली हुआ ही, बट हम इसके लिए सहमत तो नहीं थे, बट पार्टीशन हुआ। और मेनली देखो गदर मूवी में आपने देखा ही है क्या घटना हुई, किस तरीके से हुई, आप समझ सकते हो इस बातों को। तो कांग्रेस की उत्पत्ति और स्थापना कैसे हुई हम इसके बारे में बताएं। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1885 के अंदर हुई थी और दिसंबर में शुरू हुई थी मतलब कि इसकी स्थापना। ठीक है, और एंड में 28 दिसंबर के आसपास जाके पूरा काम हुआ और मेनली कांग्रेस की स्थापना की गई। 1886 में दोस्तों इसका विलय कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में, और सेंट्रल हिंदू समाज जाके मिलकर मतलब कि आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय कांग्रेस में जितने भी शिक्षित व एजुकेटेड क्लासेस के लोग थे वो सब इसके अंदर शामिल हो गए थे। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या हुआ कि कांग्रेस के डिवाइड कर दिया गया काल को। जैसे कि प्रारंभिक वर्षों में यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस को उदारवादी कहा जाता है, बिल्कुल मतलब कि नरम बिल्कुल दल, बिल्कुल नरम, बस अंग्रेजों का सहयोग करके भारत में सभी लोगों को इकट्ठा करना है, कांग्रेस से जोड़ना है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, क्योंकि किसी भी संगठन की दोस्तों सफलता उसके व्यापकता पर निर्भर करता है। तो वो जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी दोस्तों उसको सफलता मिलेगी। तो 1907 में दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, मेनली क्योंकि जैसे ही देखो नरम दल कब तक रहेंगे, कुछ तो गर्म दल भी आएंगे आप, है ना, वो उग्र बाल पाल, है ना, विपिन चंद्र पाल हो गए, दोस्त लाल लाजपत राय हो गए, है ना। तो इनके द्वारा जो किया गया यार, लाल बाल गंगाधर तिलक हो गए, बस हमें तो भाई आज़ादी चाहिए, आज़ादी के लिए, है ना, बस हमारा आज़ादी जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहीं से हुआ ये सारी बातें स्टार्ट यार, है ना। तो जो मेनली जो ब्रिटिश जनता है, तो ब्रिटिश जनता को भारतीयों की कठिनाइयों की तो जानकारी हो सके, तो देखो अंग्रेज जो कांग्रेस पार्टी है इसको दोस्तों बनाने वाला ए ओ होम था, ए ओ होम, इसने दोस्तों बनाया था, बस इसलिए कि अंग्रेजों के जो मैसेज है वो भारतीय लोगों तक पहुंच सके, और जो इंडियंस की जो डिमांड है ये सब अंग्रेजों तक पहुंच सके। इसके लिए एक पार्टी तो होनी चाहिए ना, उसको दोस्तों कांग्रेस नाम दिया गया। अब अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि यही वो कांग्रेस पार्टी है जो उनके गले के कांटे बन जाएगी भाई। आगे चल के दोस्तों अब देखोगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके पहले अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के। कई अधिवेशन हुए। स्टार्टिंग में दल बिल्कुल नरम था, कोई भी दोस्त अंग्रेजों के विरोध में बात नहीं की गई थी। मैंने आपको बताया 1905 में दोस्तों जब बंगाल का विभाजन हुआ उसके बाद से उग्र होनी कहानी स्टार्ट हो गई, तो हिंदू मुस्लिम की स्टार्टिंग यहाँ से हो गई थी। ठीक है, तो प्रारंभ जो स्टार्टिंग का जो काम है कांग्रेस का, हम उसकी बात करते हैं। देखो कांग्रेस जनों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन की बात कर रही थी। अधिवेशन का आयोजन कांग्रेस हर जगह करती थी, और दोस्त भारत के जितने भी नेता अभिनेता दोस्त मेनली जो सारे लोग थे वो कांग्रेस पार्टी के ही तो थे यार। तो कांग्रेस में वकीलों का बोलबाला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, मेनली सारे वकील तो इसमें ही थे यार। तो भारत में शिक्षित भारतीयों के सामने उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी है जो उनको एक रिप्रेजेंट कर सकती है। तो पुराने कुलीन वर्ग कांग्रेस की सभा में दोस्त भाग नहीं लेते थे, बट दोस्त कांग्रेस ने लोगों के हालात पर चर्चा करनी शुरू कर दी, इससे लोग काफ़ी अट्रैक्टिव हुए, दोस्त कांग्रेस बनता चला गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ तो नहीं, बट दोस्त जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो उसका सेकंड दौर स्टार्ट होता है, वो गर्म दल वाला। नरम दल स्टार्टिंग का जब 1885 में जब बना तो वो नरम दल था, फिर गर्म दल बना। फिर दोस्तों 1915 से आप कह सकते हो कि गांधी युग स्टार्ट होता है। जब गांधी जी याद आते हैं तो गांधी युग पूरा स्टार्ट होता है, जो कि चलता है पूरा 1947 तक, भारत की आज़ादी तक। इस तरह से दोस्तों कांग्रेस बनती है 1885 के अंदर। भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कांग्रेस के रहा दोस्त। लेकिन ध्यान रखना आज की कांग्रेस उस दिन वाली कांग्रेस से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, लोग अलग दोस्त, अब पूरी आइडियोलॉजी सब कुछ अब अलग हो चुकी है। ठीक है, भारतीय संविधान की मेनली दोस्तों में विशेषता बतानी है, मेन फीचर। देखो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है,
भारत का संविधान 465 अनुच्छेद और 25 भागों और 12 अनुसूचियों में दोस्तों पूरा मतलब कि इसका स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। और इसमें 465 अनुच्छेद हो सकते हैं एंड 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे जब भारत का संविधान बना था, ठीक है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ दोस्त। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 हिस्से इसके हैं, ठीक है दोस्त। ये सारे बेसिक हमारे कुछ पॉइंट्स है, ये सब आपको पता होगा, क्लियर है। 42 पे दोस्त संशोधन किया गया इसके अंदर। 1976 के अंदर कुछ आमूल चूल इसमें चेंजेस किए गए। विशेषता क्या है, देखो संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है भारत के अंदर। संविधान का स्रोत टोटल जनता है। थोड़ा हमारा संविधान दोस्त रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी। रिजिडिटी मतलब कठोर भी है। किसी भी संविधान में दोस्त अगर जो अमेंडमेंट करना है, अब अमेंडमेंट करने का तरीका बहुत अगर आसान होता है तो उसको लचीलापन कहा जाता है। अगर वो काफ़ी मतलब ये कठोर है, कठोर क्यों है भारत के अंदर, क्योंकि दोस्त कुछ कानून जिसमें संविधान में संशोधन करना है तो स्टेट के साथ साथ हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, और यानी कि पार्लियामेंट के अंदर, और जो भी टोटल स्टेट है उनमें से आधे राज्यों की अनुमति चाहिए, तब जाके दोस्त कोई जैसे जीएसटी उसको पास करवाना था तो आधे राज्यों की अनुमति चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए कुछ नियम है जो भारत में कठोरता को दिखाता है, तो इसको बोलते हैं रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। भारत दोस्तों एक सेकुलर कंट्री, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। भारत एक संघवाद है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, सरकार का संसदीय स्वरूप है। मेन जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास यानी पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट ही देश के लिए कानून बनाएगी। और मेन पावर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के पास होगा। एकल नागरिकता, भारत में आप चाहे कहीं पे भी रहते हो सभी को सिंगल सिटीजनशिप दिया गया है। और स्वतंत्र दोस्तों यहाँ पे न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। राज्य के निर्देशक सिद्धांत दोस्तों दिए गए हैं। आर्टिकल देखोगे आप तो दोस्त मेनली जो 35 से लेकर 51 तक दोस्तों ये है संविधान के पार्ट 4 के अंदर, क्योंकि पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट है और पार्ट 4 के अंदर दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, जो कि स्टेट के को दिया है संविधान ने कि टाइम टू टाइम जन कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए सरकार कोई नियम पॉलिसी बना सकती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है दोस्त हमारी, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, झंडे का सम्मान करना, है ना, अपनी यूनिटी को बनाए रखना। एंड सभी को दोस्त जो 18+ है वह वोटिंग कर सकता है। सार्वभौमिक वैसे मताधिकार है बिना किसी भेदभाव के। आपातकाल के दोस्तों प्रावधान भी हमारे संविधान के अंदर है। 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी जिसमें राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। ये दोस्तों आज तक लगा नहीं है, ये दोनों दोस्त लग चुके हैं, ठीक है। चलिए कंक्लूजन में दोस्त कहा जा सकता है कि इस तरीके से हमारा जो पेपर था काफ़ी मस्त पेपर है हमारा ये। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए दोस्त। ये जो मैंने आपको स्लाइड्स दिखाया इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। साथ ही मैंने आपको नोट्स भी दे दिए हैं। प्लीज़ दोस्त जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए उनके क्वेश्चंस के सभी आंसर्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो नोट्स को ले लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है दोस्त। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे, ये देखिए। तो इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिए हैं, बाकी बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया इसलिए, ठीक है। ऐसे पूरा समझाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बहुत टाइम भी हमारे पास कम है। तो इसमें से ये हो गया एक राष्ट्रीय आंदोलन वाला दोस्तों क्वेश्चन करना है आप सभी को, और मैं बता देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन कर लेना है इसमें से। बंगाल विभाजन में जो शॉर्ट नोट्स आ जाता है, ये बंगाल विभाजन कर लेना, ठीक है। एंड मैंने आपको इन दोनों की वीडियो दे दी है, राजा राम मोहन राय की वीडियो दे दी है, और अम्बेडकर जी की वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है। एंड इसके बाद दोस्तों धन निकासन का सिद्धांत जो दो मेन इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया, ये भी आपको करना है। और अनौद्योगिकरण दोस्त, भारत में पूरे इंडस्ट्री को नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने, ये प्लस जो कृषि है इसका किस तरीके से कमर्शलाइजेशन किया, इन दोनों में से दोस्तों को एक क्वेश्चन करना है हमें, क्लियर है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि दोस्तों को ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कृषि का वाणिज्यकरण, ये कर लेना, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन, क्लियर। तो ये हो गया हमारा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त मैंने आपको करवा ही दिया। बाकी दोस्तों जो इनमें से मैंने क्वेश्चन करवा दिया, हाँ इनमें से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया आपको, सिख वाला भी क्वेश्चन नहीं करवाया और मराठा का भी क्वेश्चन नहीं करवाया। तो सिख या मराठों में से कोई एक क्वेश्चन कर लेना प्लीज़ यार, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका देखो पढ़ लेना, बाकी बना के तो लिख ही सकते हो। तो इसलिए दोस्तों इस तरीके से आपका पूरा पेपर जो है ये खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिएगा, नोट्स को तो जरूर ले लीजिएगा, तो इसमें सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सभी जगह शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, मैं देखता हूँ कि वीडियो सिर्फ देख लेते हो बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।